24 सितंबर 2025 ये वो तारीख थी जब लद्दाख आंदोलन का एक काला दिन था। लद्दाख में आंदोलन 2021 से लगातार चल रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि इस रीजन को ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स दिए जाएं जिससे लोगों के लैंड, जॉब्स, कल्चर और एनवायरनमेंट का संरक्षण हो। प्रोटेस्टर्स की सबसे बड़ी डिमांड ये है कि लद्दाख को स्टेटहुड मिले, यानी राज्य का दर्जा, और उसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 6th शेड्यूल में इंक्लूड किया जाए। इससे यहाँ के लोकल कम्युनिटीज़ को अपने ज़मीन और रिसोर्सेज और गवर्नेंस पर अधिकार मिल सके। लद्दाख भारत का एक हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट रीजन है जहाँ लगभग 3 लाख लोग रहते हैं। इसका एक तरफ बॉर्डर पाकिस्तान से और दूसरी तरफ चाइना से लगता है। इस वजह से ये एरिया इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी रखता है। पॉपुलेशन के हिसाब से यहाँ करीब 47% मुस्लिम हैं, 40% बुद्धिस्ट और लगभग 12% हिंदू भी रहते हैं। रीजन का एनवायरनमेंट कठिन है। यहाँ रेनफॉल बहुत कम होता है और ग्लेशियर्स का पानी डेली ज़रूरत के लिए मेन सोर्स है। अगस्त 2019 में जब पार्लियामेंट ने जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को पास किया था, तब 31 अक्टूबर 2019 से लद्दाख को जम्मू एंड कश्मीर से अलग करके एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। लेकिन इस नई व्यवस्था में लद्दाख को लेजिस्लेचर नहीं दी गई। मतलब यहाँ कोई असेंबली का मुख्यमंत्री था ही नहीं और पूरा प्रशासन लेफ्टिनेंट गवर्नर के थ्रू चलाया जाता है। पहले से मौजूद ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल्स लेह और कारगिल अपने अधिकार को खो बैठे। उनकी पावर्स अब सीमित हो गई हैं। इस वजह से लोकल लोगों में ये डर बना कि उनकी आवाज़ दिल्ली तक नहीं पहुंच पा रही और वो अपनी ही ज़मीन के फैसलों में शामिल नहीं है। इसी डिस्ट्रस्ट के चलते 2021 में 2 बड़े संगठन लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, इन दोनों ने मिलकर एक आंदोलन शुरू किया। दोनों ग्रुप्स ने मिलकर एक कॉमन चार्टर ऑफ डिमांड्स तैयार किया जिसमें स्टेटहुड के साथ साथ 6th शेड्यूल में इंक्लूजन सबसे पहला मुद्दा था। इसके अलावा लद्दाख पब्लिक सर्विस कमीशन बनाने की भी मांग रखी गई ताकि यहाँ के लोगों के लिए नौकरियों में रिप्रेजेंटेशन सुनिश्चित हो सके। साथ ही उन्होंने 2 लोकसभा सीट्स की भी मांग की, एक लेह के लिए और एक कारगिल के लिए। दिसंबर 2021 में पूरे लद्दाख में बंद हुआ जहां लोगों ने पीसफुली अपनी मांग रखी। सरकार ने तब बातचीत का वादा भी किया, लेकिन कोई लिखित या प्रैक्टिकल परिणाम सामने नहीं है। 2022 में भी प्रोटेस्ट जारी रहा और इसी दौरान 6th शेड्यूल का मुद्दा लोकल इलेक्शंस का भी केंद्रीय विषय बन गया। 2023 की शुरुआत में एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने सर्दी के दिनों में 5 दिन का फास्ट रखा, जिससे उन्होंने लद्दाख के एनवायरनमेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दोनों पर ध्यान खींचा। इसके तुरंत बाद सरकार ने एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अधिकारी और लोकल रिप्रेजेंटेटिव शामिल हुए। कमेटी की बहुत सारी मीटिंग्स हुई, लेकिन कोई भी लिखित एश्योरेंस नहीं दिया गया और सभी मीटिंग्स बिना परिणाम के खत्म हो गई। 2024 में फरवरी और मार्च के बीच में लेह में बड़े डेमोन्स्ट्रेशंस हुए। प्रोटेस्टर्स ने इस बार हंगर स्ट्राइक का सहारा लिया जिसमें 21 दिन तक फास्ट चला। लगातार नए राउंड ऑफ मीटिंग होने के बावजूद भी कोई सोल्यूशन नहीं निकला। इसी साल सितंबर में 100 से ज़्यादा प्रोटेस्टर्स ने लेह से दिल्ली तक 1000 किलोमीटर की मार्च शुरू की, लेकिन दिल्ली बॉर्डर पर 1 अक्टूबर को उन्हें डिटेन कर लिया गया। अक्टूबर में एक और इंडेफिनिट फास्ट रखा गया जो 16 दिन तक चला। सरकार ने तब भी एक पत्र के माध्यम से डायलॉग का एश्योरेंस दिया, पर ग्राउंड पर कुछ बदला ही नहीं। 2025 में मार्च से लेकर मई के बीच सरकार ने कुछ ड्राफ्ट रूल्स नोटिफाई भी किए जिनके मुताबिक सरकारी नौकरियों में 85% रिजर्वेशन लोकल्स के लिए रखा गया। डोमिसाइल के लिए 15 साल की रेजिडेंसी कंडीशन भी लगाई गई। महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन और 5 भाषाओं हिंदी, इंग्लिश, लद्दाखी, बाल्टी एंड उर्दू को आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई। पर इन सब के बावजूद लोकल्स का कहना था कि ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव कदम है। असली समस्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन अभी भी ऐसे ही बनी है। सितंबर 2025 में आंदोलन अपने चरम पर पहुंच चुका। 10 सितंबर को लेह एपेक्स बॉडी ने 35 दिन के हंगर स्ट्राइक का ऐलान किया जिसमें 15 लोग फास्ट पर बैठे। उनमें से एक सोनम वांगचुक भी शामिल थे। 20 सितंबर को सरकार ने एक और मीटिंग के लिए बुलाया, पर प्रोटेस्टर्स ने मना कर दिया, कहा कि ये टॉक्स यूनिलेटरल और रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है। 23 सितंबर को 2 फास्टिंग पार्टिसिपेंट्स की तबीयत खराब होने पर उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, जिससे पब्लिक एंगर और भी ज़्यादा भड़क गया। 24 सितंबर को लेह में पूरा बंद रखा गया।
शहीदी ग्राउंड पर हजारों लोग इकट्ठा हुए, खासकर युवा और स्टूडेंट्स। अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ा मुद्दा था। ग्रेजुएट्स में बेरोजगारी दर 26.5% तक पहुंच चुकी थी, जबकि देश भर का एवरेज लगभग 13% था, जिस वजह से गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया। धीरे धीरे प्रोटेस्ट वायलेंट रूप लेने लगा। स्टोन पेल्टिंग और फायर इंसिडेंट्स हुए। बीजेपी के रीजनल ऑफिस और हिल काउंसिल के बिल्डिंग्स को नुकसान भी पहुंचा। इस दिन 4 लोगों की मौत हो गई और लगभग 80 से ज़्यादा लोग घायल हो गए, जिनमें पुलिस कर्मचारी भी शामिल थे। पूरे लेह और कारगिल में कर्फ्यू लगा दिया गया और इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई। सोनम वांगचुक ने 15 दिन के बाद अपना फास्ट समाप्त किया और अपील की कि लोग शांति बनाए रखें। उन्होंने कहा कि हिंसा से 5 साल का पीसफुल मूवमेंट बिगड़ जाएगा। 25 सितंबर को कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने भी बंद का आह्वान किया। 26 सितंबर को अथॉरिटीज़ ने सोनम वांगचुक को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर डिटेन कर लिया और राजस्थान के जोधपुर जेल भेज दिया गया। उन पर तरह तरह के एलिगेशंस भी लगाए गए, जैसे इलीगल फॉरेन फंडिंग एक्सेप्ट करना, CIA और ISI जैसे एजेंसी से उनका लिंक होना, और भी ना जाने क्या क्या। दोस्तों, ये बहुत शर्म की बात है कि ये वही इंसान है जिसने ना जाने कितने ही इंटरनेशनल क्लाइमेट इवेंट्स और इनोवेशंस में इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट किया है। उन्होंने हमारे सोल्जर्स को ठंड से बचाने के लिए मोबाइल सोलर पावर टेंट भी बनाए थे। उन्होंने लद्दाख रीजन में वाटर स्केर्सिटी को कम करने के लिए आइस स्तूपास को डेवलप किया। सोनम वांगचुक के साथ साथ लगभग 60 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। 23 सितंबर के बाद लद्दाख के कई हिस्सों में सेक्शन 144 लागू कर दिया गया और इंटरनेट रेस्ट्रिक्शंस अभी भी जारी हैं। इस घटना के तुरंत बाद लोकल बार एसोसिएशन ने सरकार से न्यायिक जांच की मांग की और हिंसा में सभी मरने वालों के परिवार को 1-1 करोड़ का मुआवजा देने का सुझाव दिया गया। विक्टिम्स में 3 युवा और एक एक्स सर्विसमैन भी शामिल थे, जो 1999 के कारगिल वॉर में भी लड़ चुके थे। उनके पिताजी का एक इंटरव्यू भी बहुत वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा कि देश के दुश्मनों से लड़ने के बाद भी क्या हमारी सरकार हमें ये रिवॉर्ड देगी। सरकार की तरफ से कहना था कि लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना सबसे पहला उद्देश्य है। जो ड्राफ्ट रूल्स नोटिफाई किए गए, जैसे रिजर्वेशन और डोमिसाइल नॉर्म्स, उन्हें सरकार ने डेवलपमेंट ओरिएंटेड स्टेप्स कहा। पर प्रोटेस्ट लीडर्स का कहना है कि इन नोटिफिकेशंस का असर अलग है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन नहीं देते। लद्दाख के लोगों का मानना है कि 6th शेड्यूल के तहत आने से उन्हें अपनी ज़मीन, फॉरेस्ट और कल्चरल आइडेंटिटी पर कानूनी अधिकार मिल जाएंगे। ये शेड्यूल नॉर्थ ईस्ट के कुछ ट्राइबल रीजन्स में लागू है, जहां डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के पास लेजिस्लेटिव पावर्स होती हैं। उनका कहना है कि लद्दाख के इकोलॉजिकल और कल्चरल कंडीशंस भी उसी तरह के हैं, यहाँ भी वैसे ही प्रोटेक्शंस मिलने चाहिए। लद्दाख का एनवायरनमेंट भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ के ग्लेशियर्स को थर्ड पोल कहा जाता है, क्योंकि ये इंडो गैंगेटिक प्लेन्स के पानी का मुख्य स्रोत है। अनचेक्ड माइनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स के चलते एनवायरनमेंट पर दबाव बढ़ रहा है। लोकल कम्युनिटीज़ को डर है कि बिना सेफगार्ड के ये एरिया अपना इकोलॉजिकल बैलेंस खो देगा। सरकार के नज़रिए से लद्दाख एक सेंसिटिव बॉर्डर रीजन है, जहाँ सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक कंट्रोल सबसे ज़रूरी है। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन के ज़्यादा अधिकार सेंट्रल अथॉरिटी के पास रखे गए हैं। लेकिन इस मॉडल से लोकल पार्टिसिपेशन कम हो गया है, जिससे डिसकंटेंट बढ़ गया है। आज के समय लद्दाख का प्रोटेस्ट अपने प्रारंभिक रूप में शांत है, लेकिन एजिटेशन अभी भी सिंबॉलिक फॉर्म में जारी है। डायलॉग प्रोसेस फिलहाल रुका हुआ है, क्योंकि लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस दोनों ने कहा है कि बिना लिखित एश्योरेंस के बातचीत का कोई भी मतलब नहीं। लोकल सेंटिमेंट्स अभी भी एक साथ हैं, चाहे लेह हो या कारगिल। सभी कम्युनिटीज़ स्टेटहुड और 6th शेड्यूल में इंक्लूजन के लिए एकजुट हैं। इस पूरे आंदोलन ने एक छोटी पॉपुलेशन वाले रीजन के अंदर पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस को नए लेवल पर पहुंचा दिया है। आज लद्दाख में सरकार और लोगों के बीच एक ट्रस्ट गैप साफ दिख रहा है। ये गैप तभी कम हो सकता है जब दोनों तरफ से सिंसियरिटी के साथ लिखित और टाइम बाउंड रोड मैप तैयार किया जाए। लद्दाख के लिए ये सिर्फ एक राजनीतिक मामला नहीं है, बल्कि उसके एनवायरनमेंट, पहचान और भविष्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है। जय हिंद।